ज्ञान में निवेश सर्वोत्तम ब्याज देता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात आज भी कितनी सही लगती है ना? नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। आज हम वियॉन में छपे एक लेख के आधार पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम और जो हाल में चिंताएं उठी हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारा फोकस रहेगा IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के चीफ की चेतावनियों पर। साथ ही परमाणु बम की तकनीक क्या है इसे समझेंगे और ईरान की अभी क्या स्थिति है इसका विश्लेषण करेंगे। ये विषय आप जानते हैं समसामयिक मामलों की समझ के लिए, खासकर UPSC जैसे एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए काफी अहम हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं IAEA चीफ राफेल ग्रॉसी के उस बयान से जो काफी सुर्खियों में रहा। उन्होंने कहा है कि हालिया हमलों के बाद भी ईरान कुछ ही महीनों में परमाणु बम के लिए जो यूरेनियम चाहिए उसका संवर्धन फिर से शुरू कर सकता है। ये तो सच में चिंता की बात है। बिल्कुल। ग्रॉसी का कहना है कि देखो, जो अमेरिकी और इजरायली हमले हुए उनसे ईरान के परमाणु ठिकानों का नुकसान तो हुआ है, गंभीर लेकिन पूरी तरह से नहीं। और सबसे अहम बात उन्होंने ये कही कि भाई ये नहीं मान सकते कि सब खत्म हो गया। ईरान के पास अभी भी वो औद्योगिक और तकनीकी क्षमताएं हैं जिनसे वो यूरेनियम संवर्धन दोबारा शुरू कर सकते हैं। ये दिखाता है कि इस तरह के प्रोग्राम्स को मतलब जड़ से मिटाना कितना मुश्किल काम है। अच्छा, मतलब बाहरी हमलों की भी एक लिमिट है कि आप बिल्डिंग गिरा सकते हैं पर जो जानकारी है, जो तकनीक है वो खत्म नहीं होती। हाँ बिल्कुल, यही इसका एक बड़ा पहलू है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आप तोड़ सकते हैं, लेकिन जो टेक्निकल नॉलेज है, जो एक्सपर्टीज आ गई है, उसको मिटाना तो लगभग नामुमकिन है। ये दिखाता है कि कितने रेजिलिएंट होते हैं ऐसे प्रोग्राम्स। चलिए अब थोड़ा साइंस की तरफ चलते हैं। ये परमाणु बम आखिर बनता कैसे है? सुनने में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। देखिए, बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आपको एक खास किस्म का मटेरियल चाहिए। फिसाइल मटेरियल कहते हैं उसे, आमतौर पर प्लूटोनियम या फिर हाईली एनरिच्ड यूरेनियम। जब इस मटेरियल की एक खास मात्रा, जिसे क्रिटिकल मास कहते हैं, एक जगह जमा होती है तो एक अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है और उसी से निकलती है जबरदस्त एनर्जी। और यहीं पर यूरेनियम एनरिचमेंट मतलब संवर्धन का रोल आता है, क्योंकि जो नेचुरल यूरेनियम है वो तो सीधे बॉम्ब में काम नहीं आता होगा। एकदम सही कहा। नेचुरल यूरेनियम में 99% से भी ज्यादा तो यूरेनियम 238 होता है और 1% से कम होता है यूरेनियम 235। और बॉम्ब या रिएक्टर के लिए चाहिए होता है ये U235, क्योंकि वही चेन रिएक्शन को सस्टेन कर पाता है। तो एनरिचमेंट का मतलब है U235 का परसेंटेज बढ़ाना। और ये होता कैसे है? ये बढ़ाने का प्रोसेस क्या है? इसके लिए पहले यूरेनियम को एक गैस में बदलते हैं, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। फिर इस गैस को हजारों सेंट्रीफ्यूज मशीनों में बहुत बहुत तेजी से घुमाया जाता है। ये मशीनें इतनी तेज घूमती हैं कि जो भारी वाला U238 है वो हल्के वाले U235 से थोड़ा सा अलग हो जाता है। कुछ वैसे ही जैसे दूध से क्रीम निकालने वाला सेंट्रीफ्यूज काम करता है। क्योंकि ये फर्क बहुत मामूली होता है, इस प्रोसेस को हजारों बार दोहराना पड़ता है। इसे कैस्केड कहते हैं। अच्छा, तो ये काफी लंबा और पेचीदा प्रोसेस है। और आपने कहा हाईली एनरिच्ड यूरेनियम, इसका क्या मतलब? अलग अलग लेवल होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। देखिए, अलग अलग इस्तेमाल के लिए अलग लेवल चाहिए। जैसे बिजली बनाने वाले जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनके लिए यूरेनियम को 3 से 5% तक एनरिच करना काफी होता है। लेकिन अगर परमाणु हथियार बनाना है तो उसे 80 से 90% या उससे भी ज्यादा एनरिच करना पड़ता है। इसी को कहते हैं वेपन्स ग्रेड यूरेनियम। और अंदाजा है कि एक बम बनाने के लिए करीब 50 किलो वेपन्स ग्रेड यूरेनियम लग सकता है। लेकिन सिर्फ यूरेनियम ही रास्ता नहीं है ना, हमने प्लूटोनियम के बारे में भी सुना है। हाँ बिल्कुल, और ये भी एक अहम बात है। यूरेनियम एनरिचमेंट है अकेला रास्ता नहीं है, प्लूटोनियम भी एक ऑप्शन है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जब फ्यूल जलता है तो उसके बाई प्रोडक्ट के तौर पर बनता है। और इसकी खास बात यह है कि बम बनाने के लिए इसकी सिर्फ करीब 10 किलो मात्रा ही काफी होती है। और क्योंकि ये यूरेनियम से हल्का होता है तो मिसाइल वॉरहेड में फिट करने के लिए इसे ज्यादातर पसंद किया जाता है। तो ये एक और रास्ता खोल देता है। ओके, अब वापस ईरान पर आते हैं। IAEA की रिपोर्ट कह रही है कि ईरान पहले ही यूरेनियम को 60% प्योरिटी तक एनरिच कर चुका है। ये 90% वेपन्स ग्रेड से तो कम है, फिर भी इतनी चिंता क्यों है इसको लेकर? यही सबसे अहम पॉइंट है। देखिए, नेचुरल यूरेनियम से 60% तक पहुंचना, ये तकनीकी रूप से सबसे मुश्किल और सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला हिस्सा है। एक बार आप 60% तक पहुंच गए तो वहां से 90% वेपन्स ग्रेड तक जाना तुलना में
मतलब कंपैरेटिवली बहुत आसान और तेज है। अच्छा। चिंता की असली वजह यही है कि 60% तक पहुंचना मतलब वो सबसे मुश्किल वाला पहाड़ चढ़ लिया। यहां से 90% तक का रास्ता टेक्निकली बहुत छोटा है, बहुत तेज है। इससे दुनिया को रिएक्ट करने का टाइम बहुत कम मिलेगा। यही है अंतर्राष्ट्रीय चिंता का मूल कारण। ये वाकई में एक चिंता की बात है और ये हमें याद दिलाता है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का जो डुअल यूज नेचर है, मतलब दोहरे उपयोग वाली प्रकृति। हाँ बिल्कुल, एक तरफ तो इसके शांतिपूर्ण इस्तेमाल है, जैसे बिजली बनाना। दुनिया के करीब 9% बिजली न्यूक्लियर पावर से आती है। और मेडिकल फील्ड में जहां रेडियो आइसोटोप्स का इस्तेमाल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में होता है। लेकिन दूसरी तरफ ठीक यही टेक्नोलॉजी, यही मटेरियल हथियार बनाने में भी इस्तेमाल हो सकता है। मतलब जो सेंट्रीफ्यूज बिजली घर के लिए यूरेनियम एनरिच कर सकता है, वही बम के लिए भी कर सकता है। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी फंडामेंटली वही है और इसी दोहरे उपयोग की चुनौती की वजह से IAEA जैसी संस्थाओं की निगरानी, उनका मॉनिटरिंग रोल इतना जरूरी हो जाता है। उनका काम यही देखना है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शांतिपूर्ण कामों के लिए ही हो रहा है या नहीं। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो मुख्य बातें क्या निकलती हैं? एक तो ये कि हमलों के बावजूद ईरान की जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट कैपेबिलिटी है वो बनी हुई है, खासकर जहां तक तकनीकी ज्ञान का सवाल है। दूसरी बात, यूरेनियम एनरिचमेंट एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन 60% तक पहुंचना एक बहुत अहम पड़ाव है। उसके बाद वेपन्स ग्रेड तक जाना तकनीकी रूप से आसान हो जाता है। और तीसरा, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ये दोहरा चरित्र ही इसे इतना संवेदनशील बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी को जरूरी बनाता है। ये वाकई न्यूक्लियर अप्रसार और ग्लोबल सिक्योरिटी की एक जटिल पहेली है। और श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह हो सकती है कि इस टेक्नोलॉजी की जो ड्यूल यूज नेचर है, उसको देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कैसे ये संतुलन बनाए कि एक तरफ परमाणु हथियारों के फैलाव को सख्ती से रोका जाए और दूसरी तरफ इसके जो शांतिपूर्ण और फायदेमंद इस्तेमाल हैं, उन्हें भी प्रभावी ढंग से बढ़ावा दिया जाए। ये संतुलन साधना ही शायद सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त। उम्मीद है ये विश्लेषण आपको उपयोगी लगा होगा, खासकर अगर आप UPSC या दूसरी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर दुनिया में क्या चल रहा है इसमें गहरी दिलचस्पी रखते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इस चर्चा को लाइक करें और आगे भी ऐसी जानकारी भरी बातचीत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।